मंगलौर को बेंगलोर बनाने का वादा किया था, अगर टाइम दिया तो वो भी करना। वादे पर तेरे में मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा। यह फिल्म का गीत काफी मशहूर हुआ, लेकिन सियासत की पिच पर इन दिनों वादों की भरमार है। मंगलौर पर पहली जीत के लिए बीजेपी जी जान से जुटी है। पहली जीत मंगलौर पर आज तक बीजेपी जीती नहीं, और ऐसे में फरीदाबाद से आए प्रत्याशी बीजेपी ने जिन्हें टिकट दिया है, भड़ाना साहब, वो वादों पर वादे कर रहे हैं और वादों से माहौल बना रहे हैं मंगलौर में। कह रहे चुनाव जीता तो मंगलौर को बेंगलोर बना दूंगा। बेंगलोर। अब किसके वादों पर जनता एतबार करेगी? बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस जी जान से जुट गई है। कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे बद्रीनाथ सीट पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन मंगलौर पर सबकी नजर है। बढ़ाना वादा कर रहे हैं कि बेंगलोर तो बना दूंगा मंगलौर को, हर साल 2500 लोगों को रोजगार भी। बात यहां तक भी ठीक थी। कह रहे हैं विधायक निधि जितनी खर्च होती है उससे 3 गुना ज्यादा खर्च करूंगा विधायक निधि से। यानी मंगलौर की सीट पर सियासी संग्राम छिड़ा है, क्योंकि भड़ाना को मैदान में उतारकर बीजेपी को बड़े उलटफेर की उम्मीद है। मगर क्या ऐसे वादों से जनता वोट करेगी? और दूसरी सीट राजेंद्र भंडारी, बीजेपी के चेहरे जो पुराने कांग्रेसी रहे। दोनों सीटों पर जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगा रही है, जबकि कांग्रेस माहौल बना रही है यह कहते हुए कि एक बाहरी प्रत्याशी और दूसरा दल बदलू बद्रीनाथ सीट पर। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर इस वक्त उपचुनाव का बिगुल बजा हुआ है, और इसी उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। हरिद्वार जिले में मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के इंपोर्ट किए गए प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना अपने बड़बोले वादों से सभी के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन्हीं वादों से भाजपा भी अब असहज नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी का वादा है कि मंगलौर को बेंगलोर बना देंगे। मंगलौर को बेंगलोर बनाने का वादा किया था, अगर टाइम दिया तो वो भी करना। मंगलौर को बेंगलोर बनाने का वादा किया था, अगर टाइम दिया तो वो भी करना। हर साल 2500 लोगों को रोजगार देंगे और विधायक निधि से 3 गुना ज्यादा खर्च करना भी सभी के वादों से कुछ अलग लगता है। बस एक अदद जीत चाहिए। अब इन्हीं वादों के बीच विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दे मिल गए। बीजेपी के लिए एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी का यूं खुलेआम वादों की झड़ी लगाना कांग्रेस को तंज करने का मौका दे रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के ये चुनावी वादे भले ही जनता के लिए लोक लुभावन हो, लेकिन राजनीति के जानकार इसे भाजपा की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। जबकि कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है, ये कहते हुए कि पैसे के दम पर चुनाव को प्रभावित करने वाले फरीदाबाद से एक्सपोर्ट किए गए करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में उतारने का काम बीजेपी ने करके एक गलत नजीर साबित की है। मगर जनता बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों सीटों पर बीजेपी को सबक सिखाएगी, वार भी और पलटवार भी। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रत्याशी श्री करतार सिंह भड़ाना को भाजपा की विजय का पूरा विश्वास है, और इसी के चलते पार्टी बहुत तेजी से वहां पर पूरी शक्ति के साथ काम कर रही है। जहां तक श्री भड़ाना द्वारा जनता से किए जा रहे वायदों का सवाल है, तो निश्चित तौर पर वे एक विजन लेकर के वहां चल रहे हैं, और उनका ये कहना कि मंगलौर को बेंगलोर बना देंगे, ये दर्शाता है कि अभी तक मंगलौर की जो स्थिति थी। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा को अपनी पार्टी में, अपने कैडर में
कोई कार्यकर्ता ऐसा नजर नहीं आया जिसे वो विधानसभा में प्रत्याशी बना पाती है। और हरियाणा के फरीदाबाद से धन बलि को जो है चुनाव लड़ाने के लिए लेकर के आएंगे। भाजपा जनता को ये नहीं बता पा रही है कि इस प्रत्याशी का मंगलौर की जनता के सुख दुख में क्या योगदान रहा, वहां के विकास में क्या योगदान रहा। भाजपा के ही कार्यकर्ता जो है उन्हें नहीं पहचानते। अब वो जो है बड़ी बड़ी बातें करने की जो है इतने रोजगार दूंगा उतने रोजगार दूंगा। अगर वो इतने ही प्रभावकारी नेता थे तो फरीदाबाद हरियाणा से भाग करके यहाँ क्यों आए? तो वादे हैं, वादों का क्या, सियासत में ऐसे वादों पर जनता क्या एतबार करती है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं उन सभी मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कमलेश जी हैं, बीजेपी का युवा चेहरा है। आशीष जी हैं, कांग्रेस का युवा चेहरा है। और कुलदीप जी हैं, ये भी युवा चेहरा है पत्रकारिता में। और राजनीति का एक दस्तूर है, यहां पर 70-80 साल में सब युवा रहते हैं। खैर कमलेश जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आज बड़ा दिलचस्प मुद्दा है। ये भड़ाना जी कह रहे हैं कि मंगलौर को बेंगलोर बना देंगे। जब से प्रत्याशी बने तब से कह रहे बेंगलोर बना देंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपने काशी को क्योटो बना दिया। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 22 साल हो गए वहां कांग्रेस या बसपा की हमेशा वहां सीट रही है। हाँ। बसपा ने ज्यादा समय वहां दिया है, उनके विधायक वहां ज्यादा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वहां के लोगों की सेवा कर पाते, वहां के जो क्षेत्र है वहां का विकास कर पाते। तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको मौका मिला वहां सेवा करने का, भरपूर मौका मिला। आप कर नहीं पाए तो वो बात अलग है, वो आप जैसे आप कह रहे हैं। बतौर सांसद आपको जनता ने मौका दिया, आप कह रहे हैं कि आप कर नहीं पाए तो वो बात ठीक है, कोई बात नहीं। किया है एक विधायक होने के नाते की मैं बात कर रही थी। सांसद का मौका दिया है, यानी सांसद विकास नहीं कर सकता, सिर्फ विधायक के पास बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व होता है उसकी भी अहम भूमिका होती है। तो ये क्षेत्र के जो हमारा प्रतिनिधित्व जो विधायक, तो यानी सर्वोपरि मंसारी काबिल नहीं थे, भूमिका होती है, काबिल नहीं थे आपके मुताबिक। काजी निजामुद्दीन बिल्कुल देखिए सर्वोपरि मंसारी दोनों काबिल नहीं थे और बीएसपी ने उनको टिकट दिया और वो चुनाव जीत जाते थे। तिलक जी, हम किसी को नाकाबिल बात नहीं कह रहे हैं, हम किसी को नहीं कह रहे कि कोई काबिल है या नहीं है। हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। वहाँ के विकास का आपने देखा होगा बेंगलोर का, मैं विकास पर कमलेश मैं आशीष जी के पास जाऊं। छोटा छोटा कमेंट, मेरे को तीन बातें उन्होंने महत्वपूर्ण, भड़ाना जी ने जो 3 महत्वपूर्ण बातें कही है मैं उसी पर हूं। पहली बात उन्होंने कहा कि बेंगलोर बना दूंगा मंगलोर को, जैसे काशी को आपने क्योटो बनाया ठीक वैसे ही। मैंने आपसे ये पूछा था, ऐसे ही ना। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं 2500 लोगों को रोजगार दूंगा हर साल। अब पता नहीं रोजगार बोला नौकरी बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद रोजगार बोला है। तो नौकरी जो देंगे वो, इतनी नौकरी तो उत्तराखंड सरकार ने नहीं दी अभी तक, तो वो कहां से दे देंगे एक विधानसभा क्षेत्र से। तीसरी बात उन्होंने तीसरी बात भी कही, मालूम है क्या मैडम? जी बोलिए। तीसरी बात भी बता दूंगा, लेकिन पहले आप अपनी बात दो बातों को पूरा कर दीजिए। जी 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 देखिए, आपने देखा होगा कि बेंगलोर आज तक अभी तक वहां पर जो विकास पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाया है। तो सरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है, वहां से विधायक को जिताने की अपील इसीलिए की जा रही कि जो क्षेत्र जो पिछड़ा आती क्षेत्र है, जहां पर अभी तक लोगों का विकास की किरण नहीं पहुंच पाई, वहां तक भी पहुंच पाए। तो मुझे लगता है कि ये क्योंकि चुनाव है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। क्योंकि तीसरी बात उन्होंने माइनॉरिटी इस वक्त जी कमलेश जी वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी विधायक निधि जो है, जो विधायक खर्च करते हैं, वो विधायक निधि से ज्यादा खर्च करेंगे। उनके पास है, उनके पास होगा, वो ज्यादा खर्च कर सकते हैं। विधायक निधि भी है उनके पास, जो अन्य और स्रोत होंगे उनके उसके जरिए वो वहाँ विधायक निधि को ज्यादा खर्च करेंगे। आपने कहा उनके पास है। नहीं कमलेश जी, मैंने कहा विधायक निधि से वो 3 गुना ज्यादा खर्च करेंगे, वो कह रहे हैं। आपने कहा उनके पास है, क्या है? मैंने कहा उनके पास होगा, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं जनता के बीच में। उनके पास कुछ ऐसे सूत्र होंगे जो वो वहाँ जनता के बीच में लगाने मैं वही जानना चाहता हूँ।
वो उनकी सोच के अनुसार जो उन्होंने कहा है, जैसे कहा है, जो वो विधायक बने, यानी आप ये कहना चाहेंगे कि उनके पास माल है इसलिए जो है, इसलिए वो 3 गुना ज्यादा खर्च कर सकते हैं। 3 गुना सेवा भाव रखते हैं, समाज सेवा। अच्छा, सेवा भाव है, समाज की सेवा करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उन सारी चीजों को ऐसे तो मैंने कई उत्तराखंड में, एक मिनट कमलेश जी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। मैंने ऐसे कई बाहुबली देखे जो इस मामले में जो आप कह रहे हो ना, धनवान है इसलिए 3 गुना विधायक निधि से ज्यादा। उत्तराखंड में अभी भी कई ऐसे विधायक हैं, बुलवाइए मत, आप चाहेंगे तो मैं बोल भी सकता हूं, आप भी जानती हैं, वो उनके पास इतनी क्षमता है कि वो 4 गुना खर्च कर सकते हैं विधायक निधि से, है ना। तो आप जनता को यह कह रहे हैं कि विधायक निधि से 3 गुना हम ज्यादा खर्च करेंगे इसलिए हमें वोट दे दो। कैसे खर्च करोगे ये नहीं बताओगे जनता को। और बाकी जो बाहुबली है उनका क्या, जो जिनके पास माल है, जो जैसे कि आप कह रहे हैं, वो भी तो खर्च कर सकते हैं, उनको किसने रोका है? बार बार वहाँ अन्य लोगों को मौका मिला है काम करने का, उन्होंने नहीं किया। अब वहाँ की जनता निर्णय लेगी ना, ठीक, वो जनता निर्णय लेकर देखना चाहते हैं, आशीष जी सेवा लेना चाहते हैं, आशीष जी देखना चाहते हैं। ये मुकाबला तो रोमांचक बना दिया उन्होंने, नहीं बढ़ाना जी ने कह रहे क्यों वो मंगलोर बनेगा बंगलोर और रोजगार मिलेगा हाथों हाथ, मतलब खटाखट टाइप का। और तीसरा उन्होंने कह दिया कि भैया विधायक निधि से ज्यादा खर्च 3 गुना। बताइए आशीष, आपके पास क्या देने के लिए? तिलक भाई, भाजपा के पास तो ऐसा कोई नहीं निकल आया। अगर 2,500 एक सीट पर दे रहे हैं तो आप देखिए 70 सीट पर 1,75,000 रोजगार। और इस वैसे आदमी को, व्यक्ति को तो केंद्र में होना चाहिए, जहां मोदी जी ने 2 करोड़ का विजन बताया था जनता को, मैं 2 करोड़ रोजगार पर ईयर दूंगा। तो ये तो मेरे ख्याल से बड़े लाभ की चीज है, इन्हें तो आप ले जाओ और केंद्र में बैठाओ अपने साथ। तो ये जो इनकी सोच है, अच्छी बात है। अगर 2,500 दे सकते हैं तो हम तो 2,500 तक चाहेंगे ही नहीं, हम तो चाहेंगे कि सीएम बनाए आप और पूरे राज्य का भला करें, पूरे राज्य को रोजगार दें। नहीं आशीष जी इसका बड़ा असर पड़ता है। आपने चुनाव में कहा राहुल जी ने कि हमें वोट दो, पैसा मिलेगा खटाखट। जनता ने वोट किया, महिलाएं पहुंच गई लखनऊ में पैसा मांगने के लिए। आपने कहा कि भैया हमने तो कह दिया था, सरकार थोड़ी ना आई, नहीं मिलेंगे खटाखट। असर पड़ता है इसका खटाखट। आशीष भाई नहीं भाई, खटाखट बोल तो रहे हो आप भी बोल रहे हो, मोदी जी भी बोल रहे हैं। निश्चित देखिए, हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए थे जिनके पास डाटा था, काले धन था, कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो काले धन आपके मुताबिक अगर भड़ाना जी जुमला फेंक रहे हैं तो इस जुमले का जवाब देने के लिए आपके पास क्या, आप क्या दोगे ये बताओ। नहीं, जुमला तो हम नहीं दे सकते, जुमले बात तो ये भाई सवाल तो आपका ये होना चाहिए कि आपने उन्हें क्या दिया, आपने वहाँ प्रतिनिधित्व किया, काजी निजामुद्दीन जी वहाँ पर विधायक के रूप में रहे। पार्टी है जिससे तो ये सवाल होना चाहिए कि आपने क्या किया वहाँ की जनता को। कांग्रेस ने सारे सरकारी उपक्रम दिए, इन्होंने उपक्रम लिए, तो जनता के ना वहाँ कांग्रेस ने विकास पहुंचाया, ना वहाँ शिक्षा पहुंचाने का काम किया, ना वहाँ युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, ना वहाँ महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया। देखा इन्होंने जो पुल बनाए, इस प्रकार के बनाए कि मोदी जी के कार्यकाल में बनाए, उसी कार्यकाल में पुल में कहां पहुंच जाते हो नोटियाल जी? यही तो दिक्कत है, इस मुद्दे पे चर्चा होती है, मुद्दा छोड़ जाते हो। कुलदीप जी ये सुना आपने, वो ये कह रहे हैं हमारे पास विजन है, लेकिन विजन कभी दिखाई नहीं दिया मंगलोर की जनता को। मौका दिया लेकिन कभी दिखाई नहीं दिया। और कमलेश जी कह रहे हैं कि वो 3 गुना विधायक निधि खर्च कर सकते हैं क्योंकि उनके पास है देने के लिए जनता को सेवा भाव, मेवा नहीं सेवा है, इसलिए वो 3 गुना क्या 4 गुना खर्च कर सकते हैं। कुलदीप जी देखिए तिलक, जो बयान निकल करके आया है सरदार सिंह भड़ाना का, उन्होंने किस जोश में ये बात कही और क्या सोच करके ये बात कही, ये तो बेहतर वही जानते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ये बात बिना सोचे समझे कही होगी, क्योंकि भाई वो पूर्व राज्य मंत्री हैं और वो विधायक रहे हैं और अलग अलग राज्यों में रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक ये है उत्तराखंड को लेकर के ये बात उन्होंने कही, ये उनका जुमला यहाँ पर उस तरीके से फिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये फॉर्मेट अभी तक उत्तराखंड में दिखाई नहीं दिया है कि किसी सरकार ने रोजगार को लेकर के व्यापक स्तर पर वादे बहुत सारे किए हैं, लेकिन उनका धरातल पर इम्प्लीमेंट अगर हुआ हो तो ठीक।
और अगर 2500 रोजगार एक विधानसभा में कहने की बात, विधानसभा क्षेत्र में, और यह बात एक विधानसभा के प्रत्याशी कर रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि क्या करतार सिंह भड़ाना आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं अगर वो चुनाव जीतते हैं? ठीक। दूसरी बात यह है कि देखिए, हरिद्वार का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है, वहां की जो राजनीतिक जमीन है, वो बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए पूर्ण रूप से उतनी फर्टाइल नहीं है, और यही कारण है कि वहां चीजें बदलती रही हैं। हालांकि हरिद्वार शहरी जो क्षेत्र है, अर्बन हरिद्वार ग्रामीण के मुकाबले भाजपा को उस क्षेत्र में ज्यादा लाभ मिलता रहा है, और ये कारण है कि वहां ज्यादा सीटें मिली हैं, ज्यादा वोट बैंक उनका रहा है। ठीक है, जिसका लाभ अभी लोकसभा के चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी मिला। ठीक है, लेकिन जब हम हरिद्वार ग्रामीण की तरफ जाते हैं और वहां का जिस तरह से माहौल है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार ये शहर मैदान में होते हुए, ये इलाका मैदानी क्षेत्र में होते हुए भी विकास से इतना पीछे क्यों है? वहां आज भी देख करके लगता है कि आप कहीं 20-30 साल पहले की सदी में आ गए हैं, क्योंकि वहां चीजों को लेकर के जो राजनीतिक माहौल तैयार किया गया, और वहां जितने भी विधायक या पूर्व में जो नेता उभर करके आए, उन्होंने उस क्षेत्र को उससे बाहर लाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए। अच्छा कुलदीप जी, ये जो बीजेपी बड़े उलटफेर की उम्मीद कर रही है मंगलौर में, और आशीष जी कह रहे हैं कि नहीं, यहां तो मुकाबला काजी और हाजी के बीच रहा है, मतलब काजी वर्सेस हाजी रहा है, लेकिन अब दोनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं और बीजेपी को यहीं से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। कह रहे बाकी भड़ाना जी मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी कमलेश बहन ने कहा कि है उनके पास। देखिए, यहाँ कांग्रेस, भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी, दोनों इस समय भ्रम की स्थिति में। हाँ। दोनों को लग रहा है कांग्रेस मंगलौर को लेकर के कॉन्फिडेंस में है, और बीजेपी बद्रीनाथ सीट को लेकर के कॉन्फिडेंस में है। हाँ। ठीक है, लेकिन स्थितियां और इस तरह के हालात धरातल पर हैं, और जो चीज देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है कि दोनों दलों को ये भ्रम इस बार टूटने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही आशीष भाई, जो बात कुलदीप जी कह रहे हैं, आप लोग वहम में हैं और ये भ्रम टूट जाएगा। आशीष जी ऑडियो प्लीज। रिजल्ट सबके सामने आएगा, ऐसा कुछ नहीं, 10-12 दिन की बात, 15 दिन की बात नहीं, गलती आएगा, और निश्चित जनता देखेगी काम। मेरे ख्याल से ये चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, ये चुनाव, क्योंकि अब वो सब। आशीष जी अगर फोन प्लीज कान पर, मंगलौर तक आवाज जाएगी, बद्रीनाथ तक। हाँ जी, हाँ बोलिए। तो मुझे लगता है ये चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। हाँ। और अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव होता है तो निश्चित कांग्रेस पार्टी इसमें जीतेगी। और जो ये अभी तक जो चुनाव हुए हैं धर्म के नाम पर, जो लोकसभा में चुनाव हुए वो किस नाम पर हुए थे? ये तो आप जानते हैं, राम के नाम पर, जो राम को लाए हैं। तो फिर राम को, आपके तो नेता सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि राम ने हरा दिया इनको, यहाँ पर कह रहे हो कि राम ने जितवा दिया। निश्चित चुनाव उसी नाम पर हुए थे, पर जनता ने जब देख लिया कि राम भगवान ने भी वनवास का रास्ता दिखा दिया। आशीष भाई, तो फिर कम से कम अपने संगठन और प्रदेश प्रभारी जो आप बता रहे थे जूम से जुड़ती है मैडम, जूम से आप लोगों की जूम से मीटिंग होती है ना? सांसद भी हैं, उन्हें वहां भी देखना है। हाँ, वो सांसद जी वही कह रहा हूँ, वो सांसद जी जूम से जुड़ते हैं ना आपके साथ, प्रदेश प्रभारी। मुझे नहीं लगता कि, अरे मोदी भी तो मन की बात करते हैं, पूरे देश से कर देते हैं। आशीष भाई, मैंने आपसे पूछा कि जूम पर प्रदेश प्रभारी जुड़ते हैं ना आपकी? वो तो जुड़ती है, ऑनलाइन जुड़ती है मैडम से, ये तो मन की बात करते हैं, तो मैडम हमारी बात सुनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश में एक माहौल था कांग्रेस को लेकर, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस वहां पर भी मौका नहीं बुना पाई आप ही के मुताबिक। देखिए, पहले चरण में चुनाव हुआ, अगर ये चुनाव दूसरे तीसरे चरण में होता तो निश्चित उत्तराखंड ठीक है सर, ठीक, मैं समझ गया, मैं समझ तभी तो राहुल गांधी आए नहीं प्रचार के लिए, प्रियंका जी कुछ वक्त तक कहा, और आपने कहा तुम्हारी जूम पर जुड़ती है, वैसे भी जूम पर देश में जाना है, प्रभारी की जूम पर आपके प्रभारी जूम पर आती हैं, जूम पर कोई नहीं देख रहे आप, मीटिंग होती है, मीटिंग। आशीष भाई कह रहे थे, मुझे बता रहे थे, कह रहे मैडम जूम से जुड़ती है हमारे, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन मैडम जूम से जुड़ती है हमारे साथ, जूम पे। ये है प्रदेश प्रभारी कांग्रेस की उत्तराखंड में। आपकी बात बिल्कुल सही थी। तो है मेरे तिलक भाई, लोकसभा भी तो बिल्कुल भगवा पहन करके और टीका लगा करके बैठे हैं, बात हो रही है। नहीं, अच्छी बात है, आप भगवा भी पहने और टीका भी लगाया है, का हिस्सा है, माथे पर तिलक भी लगाया है और भगवा भी पहना है।
वो तो हम जाति से ही ब्राह्मण हैं और क्रमों से भी ब्राह्मण हैं, तो नहीं, उसमें तो ठीक मुझे है। लगता नहीं कोई बुराई है। ठीक है कुलदीप जी, ये कह रहे हैं कि अब कुछ लग रहा है, कुछ माहौल बनता हुआ कांग्रेस को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, या अभी भी वही जड़ों में बटी हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है? वैसे मेनन को कोई टेंशन नहीं है, वो अभी भी हरियाणा में मस्त अपना जूम पे मीटिंग होती है, जूम पे। निश्चित परिणाम आपको बताएंगे तिलक भाई, परिणाम हमारे पक्ष पर आएंगे। जनता निश्चित विकास के नाम पर सर मैं तो आपके कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की मेहनत के दाद दे रहा हूं, आप ऐसे नाराज हो रहे हो? वो जूम पर मीटिंग करते हैं, मैं कह रहा हूं आप गुस्सा हो रहे हैं मुझसे। हम लोगों को कुलदीप जी, समस्या नहीं है जी। कुलदीप जी, जूम पर होती है मीटिंग। देखिए, कांग्रेस को उत्तराखंड से शायद इस तरीके का लगाव देखने को नहीं है, हाँ। और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस लगातार उत्तराखंड में चुनाव हारती आ रही है। ठीक है, कुमारी शैलजा को इस समय हरियाणा में चुनाव होने हैं, विधानसभा उनका ज्यादा फोकस वहां पर है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं उसको अंदर ये बात जरूर निकल करके आई होगी कि अगर हमने छोटे राज्यों की तरफ थोड़ा गंभीरता से ध्यान दिया होता, कुछ चीजें और बेहतर स्थिति में आ सकती थी। ये तो वही बात हो गई कि जैसे कुमारी शैलजा जी ने कहा कि हरियाणा में हम इतनी सीटें जीत सकते थे, और उत्तराखंड में ऐसा हुआ कि जिनका पैनल में नाम भी नहीं था, मसूरी में उनको टिकट दे दिया। बिल्कुल नहीं कुलदीप जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है। प्रदेश अध्यक्ष के सुझावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, बोले प्रदेश अध्यक्ष जी बाद में देखेंगे, जूम पर मीटिंग करेंगे। यही कारण है कि आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता कहे जाने वाले हरीश रावत के बीच में जो वाक युद्ध निकल करके आ रहा है, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंदरूनी स्थिति है वो स्पष्ट होकर के सामने आ रही है। हाँ। अब ऐसे में ये किस तरीके से मंगलौर पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी जीत का दावा कर पाएंगे, ये तो कांग्रेस की जो रणनीति है वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगी। हाँ। लेकिन भाजपा के लिए देखिए, ये स्थिति इस समय ऐसी है क्योंकि भाजपा को मंगलौर सीट से बहुत ज्यादा आशा नहीं थी, क्योंकि वहां कभी भाजपा रही नहीं है। तो अगर वहां कुछ अगर अप्रत्याशित होता है तो कांग्रेस के हाथ, भाजपा के हाथ में लड्डू है, ठीक है। लेकिन वही कमलेश जी, ये उम्मीद की किरण कहां से दिखाई दे रही है आपको? आप कह रहे हो कि भैया मंगलौर को बेंगलोर बना देंगे, चलिए ठीक है बना दीजिएगा, लेकिन उत्तराखंड की जनता को यह बताइए, जैसे आपने कहा अभी कि विधायक होने के नाते हमें मौका नहीं मिला, इसलिए सांसद थे वो भी विकास नहीं कर पाए उस क्षेत्र का, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन निशंक जी के पास इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो उस क्षेत्र का विकास कर लेते, वो तो बहुत काबिल व्यक्ति थे। विजन 2020 सुरेश भाई, मुझे लगता है मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगी। अभी आशीष भाई ने कह दिया कि विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा, तो वाकई ये चुनाव विकास के मुद्दों पर हो रहा है। धामी जी के द्वारा जो किए गए विकास कार्य उनके ऊपर हो रहा है उस क्षेत्र में, क्योंकि वहां से बसपा की और कांग्रेस की हमेशा प्रतिनिधित्व रहा है। और अगर वहां की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करती है, आशीर्वाद देने का काम करती है, तो मुझे लगता है कि वहां पर आने वाले समय में विकास। अभी एक तस्वीर दिखाऊंगा, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है कमलेश जी, बड़ी दिलचस्प मंगलौर से आ रही है। हाँ देखिए तिलक भाई, इस समय जो स्थिति है, अमूमन ये देखा जाता है कि भाजपा पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। हाँ। लेकिन इस समय एक ऐसी स्थिति है कि मंगलौर में और बद्रीनाथ सीट पे सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो प्रत्याशी बिल्कुल गलत हमारा पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है, तमाम हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री हूँ, नहीं एग्री करती इस बात को कुलदीप भाई, आप भी समझिए। हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता जो प्रत्याशी है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव लड़ता है, अकेले प्रत्याशी को छोड़ने का काम नहीं करता, चाहे मैंगलोर की बात हो और चाहे बद्रीनाथ की बात हो। दूसरी बात, विकास के नाम पर जनता वोट देगी, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा हमारे माइनॉरिटी के लोगों ने देखा है कि उन्होंने उन्हें ठगने का काम किया है, उनको उन्होंने जो है हमेशा भ्रमित करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हमेशा आगे लाने का काम किया है, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है। तमाम हमारे मदरसा बोर्ड जी। कमलेश जी, एक बयान सुना दूं, एक इजाजत है? वो बयान चुनाव से वैसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है उस बयान का, लेकिन उस बयान के भाव को समझिएगा, और वो जो शख्स बयान दे रहा है उसके पीछे कौन खड़ा है उसको गौर से देखिएगा। जैसे कि किसान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी,
राकेश टिकैत पहुंचे मंगलोर, वहां उपचुनाव हो रहा है, उनसे सवाल जवाब हो रहे थे और मंगलोर के किसान, उन्होंने कहा स्वतंत्र हैं, उन्हें अधिकार है कि वो अपने मत का प्रयोग करें, किसी भी दल को चुन ले। लेकिन उन्होंने यह ध्यान दिलाया कि 750 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन में, और पीछे खड़े हुए थे कौन, जरा प्लीज प्ले करिए, ध्यान से देखिएगा कमलेश जी। जो चुनाव यहाँ पे कैंडिडेट है उससे तो 750 किसान शहीद हुए, उसका हिसाब किताब ले लेना चाहिए। बीमारी पार्टी से तो बचे और फिर अपना वोट जहां जिसको देना अपना दे ले, लेकिन 750 किसान शहीद हुए, एमएसपी गारंटी कानून है, 15 साल पुराना ट्रैक्टर है, ये जरूर बूझ ले। आप भी लिखा तो बेईमान सरकार से बगल रहना चाहिए भाई, उनसे बगल रहना चाहिए। जो चुनाव यहाँ पे कैंडिडेट है उससे तो 750 किसान शहीद हुए। देखा कमलेश जी, पीछे ही खड़े थे बिल्कुल, और वो कह रहे थे पूछो कैंडिडेट से कि 750 किसान शहीद हुए, और वहां से बताया जा रहा है उस वक्त जैसे ही वो बोल रहे थे टिकैत जी, वो पतली गली से निकल गए आपके कैंडिडेट, जिन्हों आपने कहा कि 3 गुना ज्यादा खर्च कर सकते हैं विधायक निधि से, पावर है उनके पास, वो निकल गए पतली गली से। वो देख रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। कमलेश जी प्लीज कंटिन्यू। जी जी, मैंने कहा तिलक भाई, बेंगलोर की जनता इस वक्त भानी जी की सरकार को वोट देगी, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आप तो कैंडिडेट को वोट मांग रहे हैं ना भड़ाना जी। माइनॉरिटी के लोग, माइनॉरिटी के जो हमारे लोग जो अति पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, राकेश टिकैत को नहीं समझा पाए भड़ाना जी, वो तो पतली गली से निकल गए वहां। देखिए तिलक भाई, ये उनका क्या है, उन्होंने कहां पर ये बयान दिया, इसको तो मैं नहीं जान पा रही हूँ कि उन्होंने कहां पर खड़े होकर के ये बयान दिया, उन्होंने कहां पर ये बात बोली है, लेकिन उन्होंने जो बात बोली है, इसको जो हमारे कैंडिडेट है वो देखेंगे, हमारे जो बातचीत लेते वो देखेगा इस चीज को, वो जानेगा इस चीज को कि कहां और क्या चीज है। फाइनल कमेंट आपका। भारतीय जनता पार्टी को वोट होगा वहां से, उस चुनाव में बेंगलोर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी, विकास के नाम पर मिलेगी, रानी जी के नाम पर मिलेगी। जो महिलाओं के लिए जीसीसी लाने का काम किया, महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का काम किया, 33% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने की बात करी। पार्टी के देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह गुमराह करती है, उन्होंने काला धन भी देखा है, उन्होंने सब कुछ देखा है, गंगा सफाई भी देखी है, आज विकास भी देख रही है, किस तरह एक एक साल में मंदिर छू गए, आशीष भाई, अगर नदी नाले बह रहे हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मुझे लगता है पड़े हैं जगह जगह पर। आपने क्या हालत, सोना चोर पार्टी जो धर्म के नाम पर काम करती थी, सोना चोर दिया, तो जनता देखेगी सोना चोर जिसने राम को पकड़ने का काम किया, जिसने हमारे आराध्य श्री राम को पकड़ने का काम किया, उनके लिए कच्चा मंदिर बनाता है, अपना घर भी आदमी बनाता है तो चिंता नहीं है। आज मंदिर मंदिर कब आगे आने दिया, आपने शिक्षा के क्षेत्र में उनको पीछे रखा, आपने योजनाओं के क्षेत्र में उनको पीछे रखा, महिलाओं को आगे नहीं आने दिया। मुझे लगता है कि इस बार वहाँ की जनता बिल्कुल आपको जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, ये चुनाव है, चुनाव में कुछ भी कह सकते हैं। मंगलोर को बेंगलोर बना दोगे, हरिद्वार को हांगकांग बना दोगे। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट कमलेश जी, देहरादून को दुबई बना दोगे, देहरादून को दुबई बना दोगे, हरिद्वार को हांगकांग बना दोगे, है ना, और मंगलोर को बेंगलोर बना दोगे, सितारगंज को स्वर्ग बना दोगे। तो कहने में क्या जाता है मैडम, जनता है, जनता है, जनता जिसको वोट देगी वही विधायक बनेगा, है ना। और अच्छी बात है, जब आप कह रहे हैं तो जीत हार तो जनता तय कर देगी, लेकिन इसके बाद इनसे वो काबिलियत पूछेगा भड़ाना जी से, वो 2500 रोजगार वाली बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा उत्तराखंड में, कि अगर हर विधानसभा से 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा में कितना रोजगार दे देंगे बताइए। ऐसा फॉर्मूला ऐसे नेताओं के पास होता है, उनसे पूछिए कि क्या है काबिलियत, है काबिलियत जो आप बता रहे थे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका भी, कुलदीप जी आपका भी, और कमलेश जी आपका भी। तो वादा है, अब वादों पर देखिए किसके एतबार है, लेकिन ये सियासत है, कहा कुछ जाता है, होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मंगलोर को बेंगलोर बनाने का वादा किया था, अगर टाइम दिया तो वो भी करेंगे।